इन द सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, यानी कि वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ डिटेल में हम जानेंगे कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से वो करेक्ट आंसर क्यों है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम इज ए कृष्ण पीकॉक, बी ब्लू डूक, सी ब्लू टाइगर एंड डी मॉटल एमिग्रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लू डूक। तो ब्लू डूक जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है एज अ बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। 720 डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई जो है हमारे पास सिक्किम में अवेलेबल है। आउट ऑफ देम दो जो है टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज जो है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था। फर्स्ट ऑफ देम वाज कृष्ण पीकॉक एंड सेकेंड वन वाज ब्लू डूक। तो ब्लू डूक को फाइनली सिलेक्ट किया गया एज अ बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। सरमसा गार्डन नियर जो रानीपोल में है वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के, दैट इज PS गोले, उन्होंने डिक्लेयर किया ब्लू डूक को एज द सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज recently launched IN space stands for A Indian National Center for Space Promotion and Authorization, B International Nodal Center for Space Promotion and Authorization, C Indian Nodal Center for Space Promotion and Authorization, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन जो है इसे जो है इन स्पेस की फुल फॉर्म रखी गई है। सो अब ये इस्टेब्लिश किया गया है एक सेंटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इन अहमदाबाद इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर अमित शाह एज वेल। तो इसके अंदर क्या ले डाउन किया जाएगा कि जो इसरो के जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी उनके अगर आप कहेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उनको अब प्राइवेट सेक्टर भी अब अपनी तरफ से यूज़ कर सकता है। एज अ रिजल्ट उसके ऊपर रिसर्च अगर करनी हो या फिर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ को या नई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, नई रिसर्च को परफॉर्म करना है, तो प्राइवेट सेक्टर कैन यूज़ दोज प्रोडक्ट्स ऑफ इसरो एंड साथ ही साथ वो डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं स्पेस के फैक्टर में या स्पेस की कैटेगरी में डिफरेंट नए तरह के प्रोजेक्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 वाज A act now end child labor, B universal social protection to end child labor, C child protection from labor and D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगेन कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट जो चाइल्ड लेबर है उसकी इस बार की थीम किया थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो हर साल जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की तरह मनाता है। सो हर साल की तरह इस साल जो हमारे पास जो थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर थी। एंड साथ ही साथ जो 2022 के अकॉर्डिंगली या रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ILO क्या स्टेट कर रहा है कि 152 मिलियन चिल्ड्रन जो है ग्लोबल लेवल पे वो अभी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 72 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं दोज हु आर एंगेजिंग इन हजार्डस वर्क्स। सो इस बार जो है ILO की थीम रही यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with respect to Cellular Operations Association of India, answer the following questions। First statement है Cellular Operators Association of India was found in 1995। Second है प्रमोद के मित्तल is the new chairperson of the association for 2022-2023। Which of the following statements are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब हमारे पास जो सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी एज अ नॉन गवर्नमेंटल एंड रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो अब एसोसिएशन का क्या काम था? उनका ये काम था कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ऑपरेटर्स को हम इस तरीके से सेटअप करें कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मोबाइल या मोबाइल कनेक्टिविटी के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को चीपर रेट पे कैसे प्रोवाइड की जाए उसके लिए टेक्निक्स बनाई जाती हैं। तो इस साल जो है अभी रिसेंटली हम जो न्यूज़ में भी देख रहे हैं प्रमोद के मित्तल जो हैं उन्हें एज द प्रेसिडेंट फॉर या न्यू चेयरपर्सन ऑफ द एसोसिएशन बनाया गया है ऑफ सेल्युलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ 2022 टू 2023। अर्लियर ही वाज द वाइस चेयरपर्सन एंड उन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अजय पुरी को, जो कि COAI के चेयरपर्सन पहले थे फॉर द प्रीवियस टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Who won a gold medal for India in the Athens Games in Finland? A Duti Chand, B Neeraj Chopra, C MP Jabir and D Bajrang Punia।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीरज चोपड़ा। तो अब हमारे पास ये जो गेम्स होती हैं दैट इज कोतेन गेम्स, जो कि फिनलैंड में है ऑर्गेनाइज हुई इस बार, वो एथलेटिक्स मीट होती है या एथलीट्स की मीट होती है। सो इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे रिले रेस हो गई, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, ऐसी बहुत सारे इवेंट्स को कंडक्ट कराया जाता है। तो जैवलिन थ्रो की अगर हम बात करें, वहाँ पे नीरज चोपड़ा ने अगेन इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अर्लियर जो नीरज चोपड़ा है वो 24 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल भी जीता था। एंड उन्होंने किसे बीट किया है? ही हैज बीटन एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, with respect to Bharat Gaurav scheme, answer the following. First ever Bharat Gaurav train has been flagged off on Coimbatore North to Sainagar Shirdi route. Secondly, Indian Railways has allowed private players to run these theme-based Bharat Gaurav trains to showcase India's rich culture, heritage and historical places. So select the incorrect statements. A, 2 only, B, 1 only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो अब वी हैव भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम जो है इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव है, IRCTC का इनिशिएटिव है। तो इसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी अपना जो कोई भी अगर स्पेशल ट्रेन चलाना चाहती हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर रूट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर टाइम या एरिया के अकॉर्डिंगली, और अपनी मर्जी से आप स्टॉप्स को भी ऐड करवा सकते हैं। एंड इसका बेसिक मोटिव क्या है कि जो हमारे इंडियंस हैं एज वेल एज जो फॉरेन टूरिस्ट हैं या फॉरेनर्स जो हैं इंडिया को विजिट करते हैं, दे गेट अ चांस कि वो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को देखें। तो अभी अगर फर्स्ट स्कीम के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट ट्रेन अभी लॉन्च हुई है वो कोयम्बटूर से, अगर हम बात करें शिरडी की जो ट्रेन है उसे लॉन्च किया गया है अंडर द भारत गौरव स्कीम, जो कि इंडियन रेलवेज का एक इनिशिएटिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? A, yoga for humanity, B, yoga for well-being, C, yoga at home and yoga with family, D, yoga for heart. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, ठीक है, क्योंकि योगा जो है यूनिवर्सली उसे हमने इंडिया में ओरिजिन होने के बावजूद यूनिवर्सली हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्या कि ये हमारे स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का एक यूनियन पॉइंट है। तो इसको यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, फॉरेनर्स भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। ऋषिकेश इज द हब फॉर योगा, राइट। सो एज अ रिजल्ट योगा को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो फाइनली हमारे यूनाइटेड नेशंस ने अब क्या किया, योगा को, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को 21 जून को जो है अगर आप कहें घोषित कर दिया था। सो उसके बाद से लेके अब तक हर साल के लिए कोई ना कोई थीम जो है इंटरनेशनल डे फॉर योगा के लिए दी जाती है। सो इस बार की हमारे पास थीम रही योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Project Nipun has been launched recently. Consider the following statements. First, Project Nipun is an innovative project to train over 1 lakh construction workers through fresh skilling and upskilling programs. Second, it is an initiative of the MOHUA's flagship scheme, that is Deen Dayal Ayodhya Yojana National Urban Livelihoods Mission. ठीक है, so which of the following statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, none of the above, and D, both 1 and 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर जो है एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना अंडर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसका क्या काम है कि जो हमारे पास जितने भी लेबर्स अवेलेबल है उन्हें स्किल किया जाए, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको भी स्किल दिया जाए, एक इस तरह से स्किल उन्हें प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए अंडर द प्रोजेक्ट निपुन कि वो क्या काम करें ताकि वो इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली अपनी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, उन्हें इस लेवल का स्किल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। एंड इसकी नोडल एजेंसी क्या है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है और नोडल एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। एंड ये जो है इम्प्लीमेंट करेगा ट्रेनिंग की प्रोजेक्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा ये सारा का सारा प्रोजेक्ट। ट्रेनिंग थ्रू रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग, ठीक है, एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात करें, ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एसएससी, एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट थ्रू इंडस्ट्रीज, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये यही स्कीम है। अब वी हैव अ स्कीम विच इज सिमिलर टू दिस जिसको हम निपुण भारत बोलते हैं,
ठीक है। सो निपुण भारत की जो स्कीम है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस स्कीम, क्योंकि जो निपुण भारत वाली स्कीम है दैट इज विद रिगार्ड्स टू राइट टू एजुकेशन, जिसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ निपुण स्कीम की या प्रोजेक्ट निपुण की, जिसके अंडर हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे टू द अनस्किल्ड प्रोग्रामर्स। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इज who publishes the renewable capacity statistics? A, Ministry of Earth and Sciences. Second, International Renewable Energy Agency. Third, American Council on Renewable Energy. And D, International Renewable Energy Alliance. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम आईना के नाम से कहते हैं या स्टेट करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिकेशन के लिए, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है या अपना बात करें कि रिसर्च कर रही है किसके ऊपर, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके जा सकें। सो एज अ रिजल्ट ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आती है विद रिगार्ड्स टू, अगर हम बात करें ऑल फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हम बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर, ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये क्या क्या हमें पब्लिश करके दे रही हैं, एनुअल रिव्यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट स्टडीज, ऐसी बहुत सारी वेरियस स्टडीज हैं, ग्लोबल एटलसेस हैं जो ये प्रेजेंट कर रही है ऑन द ईयरली बेसिस, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें बहुत सारे अपडेशंस के साथ। सो नेक्स्ट वी हैव इज लास्ट क्वेश्चन है कि विच आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द सर्पेंट आइलैंड? ए, इजाबेला आइलैंड, बी, गाज आइलैंड, सी, टोवरा, एंड डी, जमिया आइलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जमिनी आइलैंड्स। तो अब ये जो है आइलैंड सर्पेंट शेप आइलैंड इसे बोला जाता है, स्मॉल पीस ऑफ आइलैंड। दो यहाँ पे किसी भी तरह के स्नेक जो है एग्जिस्ट नहीं करते, एंड ये आइलैंड कहाँ पे है, इट बिलोंग्स टू यूक्रेन। तो रिसेंटली इसका नाम सामने क्यों आ रहा है इन न्यूज़ कि जो हमारे पास ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंडर जो ये आइलैंड को जब ऑक्यूपाई करने के लिए रशिया ने अपने आर्मी अटैक्स किए, सो यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है टू द रशियन आर्मी फ्रॉम यूक्रेन साइड। तो जिस वजह से इस आइलैंड का नाम न्यूज़ में रिसेंटली बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड डू कॉमेंट योर स्कोर्स। कोई भी अगर आपको इशू है, डू कॉमेंट देम, वी विल रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।